यूं मेरे बेकसूर भूले भाले भाई के हक पर इस शातिर ने कमाल चाला कैसे डाका मारा और पाकिस्तान में रहने की मुद्दत बढ़वा करता अजान को घेर कर फरहाना से शादी कर ली। ताया के सामने बहन का बेटा जो फॉरेन नेशनल था मौजूद था। इनको लगा कि एहसन से ज्यादा अच्छा फहद का रिश्ता है, ये लोग दौलत से भी माला माल हैं। तभी तो उन्होंने हमारी तरफ से दिल साफ करने की बजाय हंसकर फहद का रिश्ता कबूल कर लिया और गलत फहमियां दूर करने के बारे में कोई तरद्दुद न किया। फहद और फरहाना की शादी के थोड़े दिनों बाद ही फहद का वीज़ा ख़त्म हो गया। अब इन लोगों का वापस जाना लाजिम था। तय ये हुआ कि फरहाना का पासपोर्ट बनवा कर फ़ोटो कापी ले जाते हैं, कुछ अरसे के बाद बुलवा लेंगे। लेकिन वहाँ गए कई माह गुजर गए, वीज़ा ना आया। जैसे वो फरहाना को अपने पास बुलवाने वाली बात को भूल ही गए हों। उधर फरहाना शौहर के पास जाने के इंतज़ार में दिन गिन रही थी। एक दिन हमको किसी तकरीब में एक औरत और लड़की मिले। उन्होंने बताया कि कनाडा में हम आप लोगों के रिश्तेदारों के करीब में रहते हैं और फहद ने वहाँ शादी कर रखी है, इसके तो बच्चे भी हैं। वालिद साहब ये सुनकर सत्ते में आ गए। वो इसी वक्त ताया जी के घर गए। फरहाना और फहद की शादी के काफ़ी अरसे बाद वो पहली बार अपने बड़े भाई के घर जाकर उनसे मिले थे। उन्होंने ये खबर सुनाई। फरहाना इस इत्तला को सुनते ही बेहोश हो गई थी। इस दौरान तमाम पिछली बातें की गईं और फहद की लगाई बातों की तस्दीक भी की गई तो तमाम बातें गलत साबित हुईं। अबू उम्मी बताया, ताई सब ने कस्में खाएं कि हमने तो ये बातें कभी कही ही नहीं। अब दोनों भाई अफसोस में थे कि हमने दिलों में कुदूरत पालने की बजाय एक दूसरे को फहद से सुनी हुई बातें बताकर तस्दीक क्यों ना कर ली। जो इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा था, सख्त गुस्से और सदमे में थे। उन्होंने कनाडा फ़ोन करके अपनी छोटी बहन से बात की और उनसे फहद की शादी के बारे पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। ये भी बताया कि मुलाजमत के सबब वो दूसरे सूबे में रहता है और कभी कभार छुट्टियों में आता है। मैं इससे फ़ोन करके पूछूंगी। वो क्या पूछते? मुतअद्दिद बार पूछा मगर वहां से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। अब दूसरे मुल्क का मामला था, सौ लटक गया। 4 साल इसी तरह उनके इंतज़ार में गुजर गए। आखिर बड़ी फुप्पो का ग़िज़ात लेकर कनाडा गई और छोटी फुप्पो पर जोर डाला के बसाना है तो बसाओ वरना तलाक दो। एक तो भाई के साथ धोखा, क्या ऊपर से चुप साध ली है। क्या लड़की की जिंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी? खबर तो सही थी। फहद ने वहां शादी की हुई थी और 2 बच्चे भी थे। बड़ी फुप्पो तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा के ले आए। एहसन भाई का ऐसा दिल टूटा था कि शादी का नाम न लेते थे। बहरहाल किस्मत में उनकी फरहाना ही लिखी गई थी, सो उन्होंने वालिदैन के समझाने से इसके साथ दोबारा निकाह किया। निकाह तो हो गया मगर वो पहली सी बात ना रही थी। फिर भी खानदानी शराफत का हाथ उन्होंने पकड़े रखा और बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने का अहद किया। आज फरहाना मेरी भाभी है और उनके 3 बच्चे हैं। वो भाई के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। ताहम जो दाग फहद ने लगाया था वो तो बाकी है। ये गेहूँ बहुत गहरा है जो कभी कभी हर हो जाता है और इस गेहूँ का मरहम एहसन भाई के बच्चे हैं जो उसकी जन्नत को महसूस। जब कुदरत किसी काम के होने की मंजूरी दे देती है तो इसके लिए असबाब भी खुद पैदा कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर भी मैंने पीछे मुड़ कर ना देखा और तेज भागी। गोलियां चलने की आवाज़ आती रही और मैं भागती रही। दरअसल उन लोगों को किसी ने देख लिया था, गालिबन पुलिस ने, और उन्होंने उन पर गोलियां चलाई थी, नहीं मालूम। मगर मैं काफ़ी दूर निकल आई थी। तब रफ्तार धीमी कर ली एक बार और मोड़ कर देखा। अब वहां कोई ना था। मुझे वो नजर ना आ रहे थे, शायद मैं उनकी हद निगाह से आगे निकल चुकी थी। अब आबादी दिखाई दे रही थी, मकानात नजर आने लगे थे, फिर मुझको कुछ लोग भी नजर आए। मैंने भागना बंद ना किया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे कि ये लड़की दीवानों की तरह भागती जा रही है। बिलाखिर एक जगह थक कर गिर पड़ी। मैंने उधर उधर देखा तो इलाका जाना पहचाना लगा। मेरी सांस उखड़ चुकी थी और दिल किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह धक धक कर रहा था। एक औरत मेरे करीब आई। इसने प्यार से पूछा, बच्ची, क्या बात है? क्या हुआ है तुझे? इसकी आवाज ने सुकून दिया। आवाज जानी पहचानी लगी। दिमाग पर जोर दिया। ये मेरी खाला थी। उसने कहा, फरीदा, इस वक्त इधर अकेली आई हो और ये क्या हालत तुमने बनाई हुई है? तीर अन्ना किसने बांधा है? उन्होंने रुमाल की गिरा खोल कर मेरे मुंह को आज़ाद किया तो मैं खाला उंजू कहकर लिपट गई और रोने लगी।
उन्होंने मुझे बाज वसी उठाया और गिले से लिपटा लिया, सहारा देकर अपने घर ले गईं जो करीब ही था। ये रास्ता, ये दिल्ली, ये जगह मेरे लिए अनजानी न थी। कई बार उम्मी और नानिया के साथ यहाँ खाला के पास आ चुकी थी। घर में लाकर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लुटाया और पानी का गिलास लबों को लगाया। मैं एक घूंट ले सकी और बेहोश हो गई। न जाने कब तक उनके यहाँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। होश आया तो खाला और खालू मेरे पास बैठे हुए थे और खाला मेरे बालों को सहला रही थी। खाला ने हाल पूछा, मैं फिर से रोने लगी। उन्होंने चुप कराया, नींद गर्म दूध इसरार करके पिलाया और सुकून दिया। मेरे हवास बहाल हुए तो उनको तमाम हाल बता दिया। वो हाल सुनकर रो रही थी। उन्होंने खुद रोते हुए मुझको दिलासा दिया कि शुक्र है तुम बच गई। तुमने हिम्मत की, वरना बजाय इस वक्त इन जालिमों के चुंगल में फंसी न जाने कहाँ होत। खाला और खालू अपनी मोटर में मुझे घर छोड़ने आए और अम्मी, अबू, नानी, मामू सभी परेशान थे। किसी को मालूम न था कि उन चंद घंटों में मुझ पर क्या बीती है। मामू मुझे ढूंढने निकले हुए थे, मदरसे गए, वो भी बंद हो चुका था। जब खाला ने तफसील बताई, अम्मी रोने लगे, अबू भी आबदीदा थे। नानी ने तो पहले से रू रू कर अपना हाल बुरा कर लिया था, अब वालिद को मौका मिला। उम्मी से कहा, मैं इसीलिए मना करता था कि अभी बच्चे नादान हैं, नौकरी कुछ अरसे बाद कर लेना, मगर तुमको तो रुपयों का लालच पड़ा हुआ था, हालांकि घर में अल्लाह का दिया सभी कुछ है। नानी ने भी कहा, नहीं माँ, तुमने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे पर डाल दी है, हालांकि मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं ये जिम्मेदारियां निभा सकूं। इस नौकरी के चक्कर में तुम किसी न किसी रोजान बच्चों का नुकसान करोगी। ये तो खुदा का शुक्र है कि बच्ची ने हिम्मत की और ये किसी न किसी तरह हम तक पहुंच गई। अगर वो लोग ले ही जाते तब हम क्या करते? सोचो तो जरा, इस बच्ची का न जाने क्या हश्र होता। अम्मी तो यूं भी दूर ही थी, मुझे गिले से लगाकर खूब प्यार किया और आइंदा लापरवाही बरतने से तौबा कर ली। मामू और अबू थाने रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उनको बताने कि हमारी बच्ची मिल गई है, लेकिन और दो बच्चियां भी उनकी गाड़ी में थीं। ना जाने मासूम फूलों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया होगा। इसके बाद तो अम्मी बहुत मोहतात हो गई, मुलाजमत को खैर बात के दिया और 4 साल तक दोबारा नौकरी का ना सोचा जब तक हम बाशऊर ना हो गए। वो अब भी हर मुलाजमत करने वाली माँ को नसीहत करती हैं कि अपने बच्चों से ज़रा सी भी गफलत ना करना।